अब हम पढ़ेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ लेंस, मतलब लेंस कितने टाइप के होते हैं। जो हमारा पहला लेंस होता है बच्चे वो होता है कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड वन इज कॉनकेव लेंस। आइए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला लेंस है बच्चे कॉन्वेक्स लेंस, ये कैसा होता है आप इमेज में देख पा रहे होंगे बच्चे। ये सेंटर से मोटा होता है और साइड से पतला होता है, मतलब सेंटर से थिक होता है और साइड से थिन होता है। स्टूडेंट इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि ये साइड से ना उभरा हुआ होता है ना, आपको दिख रहा होगा ये साइड से उभरा हुआ है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है बच्चे कि अगर कोई भी लाइट कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ती है ना तो वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है आइए जानते हैं। अगर किसी कन्वेक्स लेंस में स्टूडेंट बहुत सारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है ना तो वो कन्वेक्स लेंस से टकरा के सारी की सारी पास होके बच्चे एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कि लाइट कन्वर्ज हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस स्टूडेंट जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये ना सेंटर से पतले होते हैं और साइड से मोटे होते हैं, मतलब सेंटर से थिन होते हैं और साइड से थिक होते हैं। स्टूडेंट जैसा कि इसके नाम है कॉनकेव लेंस, तो केव का मतलब होता है गुफा, मतलब कोई गहरी चीज, तो जो इसकी साइड होती है ना बच्चे वो गहरी शेप में दिखती है। स्टूडेंट अगर बहुत सारी लाइट रेस कॉनकेव लेंस पे पड़ती है ना तो ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है आइए जानते हैं। अगर बहुत सारी लाइट रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बच्चे, अगर वो कॉनकेव लेंस पे पड़ेंगी ना तो वो कॉनकेव लेंस से पास होके सारी डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज का मतलब है एक दूसरे से दूर भागने लगेंगी, जिसे हम कहते हैं कि लाइट डाइवर्ज हो गई है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के क्या क्या यूजेस होते हैं बच्चे। जो इसका फर्स्ट यूज है वो है बच्चे, हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज कैमरे में करते हैं। जो हमारे मोबाइल के कैमरे होते हैं या जो हमारा मेनली कैमरा होता है ना उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। इसका सेकंड यूज है स्टूडेंट कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना वो मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है। ठीक है, जो पंडित जी जिससे हाथ देख के भविष्य बताते हैं ना वो मैग्नीफाइंग ग्लास में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। इसका थर्ड यूज है बच्चे कॉन्वेक्स लेंस माइक्रोस्कोप में यूज होता है। इसका फोर्थ यूज है कॉन्वेक्स लेंस स्टूडेंट टेलीस्कोप में यूज होता है। और इसका फिफ्थ यूज है स्टूडेंट कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो ह्यूमन आई में भी मौजूद होता है, मतलब जो हमारी आंखें होती है ना उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसका नेक्स्ट यूज है बच्चे कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है ना वो हमारे चश्मे में भी यूज होता है। कैसे होता है आइए जानते हैं। स्टूडेंट जब किसी पर्सन को एक स्पेशल टाइप का डिफेक्ट ऑफ विजन हो जाए जिसमें उसे पास का नहीं दिखता, बच्चे कहां का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, उस बीमारी को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो इस हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, मतलब कॉनकेव लेंस के क्या क्या यूजेस हैं। स्टूडेंट जो हमारा कॉनकेव लेंस है ना वो भी चश्मे बनाने के यूज में आता है, स्पेक्टिकल्स बनाने के यूज में आता है। कैसे स्टूडेंट, जब किसी पर्सन को एक डिफेक्ट ऑफ विजन हो जाता है ना उसका नाम होता है मायोपिया। इस बीमारी में स्टूडेंट जो इंसान है उसे दूर का नहीं दिख पाता, तो इस मायोपिया को ठीक करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। इसका सेकेंड यूज है स्टूडेंट कॉनकेव लेंस का यूज हम टेलीस्कोप बनाने के लिए करते हैं। कॉनकेव लेंस का यूज हम स्टूडेंट बाइनोक्यूलर्स मतलब दूरबीन बनाने के लिए यूज करते हैं। और कॉनकेव लेंस का यूज बच्चे फ्लैश लाइट में भी यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे कि लेंस के कौन कौन से कॉमन कंपोनेंट हैं, मतलब जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में मौजूद होते हैं। पहला कंपोनेंट है स्टूडेंट ऑप्टिकल सेंटर, इसे हम सी से भी डिनोट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है स्टूडेंट, ये लेंस में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है बच्चे वो है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बच्चे, ये लेंस के एक परपेंडिकुलर हम लाइन खींचते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करते हुए जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस,
मतलब जब हम कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बनाएंगे ना बच्चे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमें बहुत सारे कंपोनेंट दिखने को मिलेंगे। तो जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो है प्रिंसिपल फोकस, इसे हम F से भी डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है स्टूडेंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जब बहुत सारी लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है ना, और वो कॉन्वेक्स लेंस से टकराती हैं, तो वो कॉन्वेक्स लेंस से बच्चे टकराने के बाद बेंड हो जाती हैं और वो सारी लाइट एक पॉइंट पर आके मिल जाती हैं, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसे हम F से डिनोट करते हैं। जो इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टूडेंट वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में स्टूडेंट जो डिस्टेंस होता है ना, उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि C और F के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमारा फोकल लेंथ होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्केव लेंस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है बच्चे वो होता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बच्चे, आइए समझते हैं। स्टूडेंट जब बहुत सारी लाइट रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, जब वो कॉन्केव लेंस पे पड़ती है ना, तो वो कॉन्केव लेंस से पास होके बच्चे सारी की सारी लाइट रेस एक दूसरे से दूर भागती हैं, मतलब डाइवर्ज हो जाती हैं। तो जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है बच्चे, वो प्रिंसिपल एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से देखने में लगता है कि जितनी भी लाइट रे एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, मतलब दूर जा रही है ना, वो प्रिंसिपल फोकस से ही निकल रही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो वो बेंड हो जाती है क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं ना बच्चे। इसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जब ये रिफ्रैक्शन होता है ना बच्चे, इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसके कारण रिफ्रैक्शन होता है। जो इसका पहला रूल है बच्चे कि जो हमारी इंसिडेंट रे होगी, जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी और जो हमारी नॉर्मल रे होगी बच्चे, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी। जो हमारा सेकंड रूल है बच्चे वो ये है कि जो साइन आई अपॉन में साइन आर होगा ना, वो इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर होगा, जिसमें जो हमारा एंगल आई है बच्चे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हमारा एंगल आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और जो हमारा कांस्टेंट है बच्चे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये हमें बताता है कि किसी भी मीडियम में लाइट कितना बेंड करेगी। ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। अगर किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू स्टूडेंट ज्यादा होती है ना, तो उसमें लाइट भी ज्यादा बेंड होगी। अगर किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो उसमें लाइट भी कम बेंड होगी। स्टूडेंट क्या आपको पता है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लाइट भी ज्यादा बेंड करेगी। सेकंड बच्चे कि अगर किसी मीडियम की डेंसिटी कम हुई तो उसमें क्या होगा बच्चे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो उसमें लाइट भी क्या होगी बच्चे, कम बेंड होगी। आइए स्टूडेंट इसे एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे हमारे पास एक मीडियम है ग्लास, तो स्टूडेंट जो ग्लास है ना उसकी डेंसिटी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एयर। हवा के मुकाबले वो ज्यादा मजबूत होती है। तो अगर ये ज्यादा मजबूत है ना बच्चे, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसमें लाइट क्या होगी, ज्यादा बेंड करेगी, और अगर इसमें लाइट ज्यादा बेंड करेगी तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। अब अगर हम दूसरा मीडियम ले बच्चे एयर, जो हमारी एयर होती है इसकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू द ग्लास। अगर इसकी डेंसिटी कम होगी मतलब ये वीक है, और अगर ये वीक होगी तो इसमें लाइट क्या होगी बच्चे, कम बेंड होगी, और अगर लाइट कम बेंड होगी तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी बच्चे वो भी कम होगी। आइए इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n21 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसमें जो n21 है ना बच्चे वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल लेते हैं।
मानो स्टूडेंट की जो लाइट है ना वो वाटर से ग्लास में जा रही है। किस में जा रही है? वाटर से ग्लास में जा रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा बच्चे n ग्लास टू वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्टूडेंट इसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। बच्चों अगर हमारी लाइट एयर से ग्लास में जाती है ना, अब हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारी लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे n, जिस n का मतलब होता है बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो स्टूडेंट इसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। मतलब अगर कभी भी लाइट एयर से ट्रैवल होके किसी मीडियम में जाती है ना तो उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब हम करेंगे बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेकंड न्यूमेरिकल। ये क्या कह रहा है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, बोल रहा है कि ना जो मेरी लाइट है वो एयर से वाटर में जा रही है। ओके, तो उस टाइम पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33। ठीक है, ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट करते हैं। तो अभी जो लाइट जा रही है वो एयर से कहां जा रही है बच्चे? वाटर में जा रही है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे प्यारे बच्चों वो है 1.33। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है बच्चे कि अगर लाइट वाटर से एयर में जाए तो क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? तो क्या होगा बच्चे? अगर लाइट वाटर से एयर में जाए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है ना बच्चे, अगर कभी ऐसा केस मिले ना कि लाइट एयर से वाटर में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और हमें पूछे कि उसके वापस आने का मतलब अगर लाइट वाटर से एयर में जाएगी, इसका रेसिप्रोकल का अगर हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? अगर हम बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू एयर का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे 1/n एयर टू वाटर। तो ये दोनों क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब कोई लाइट अगर वाटर से एयर जाएगी तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इक्वल होगा बच्चे किसके? अगर लाइट एयर से वाटर जाएगी तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे या उल्टे होंगे। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर दे रखा है, तो ये मेरा हो गया बच्चे वाटर टू एयर, ये हमें निकालना है, और ये हमें दे रखा है कितना? 1.33। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहां से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चे पॉइंट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी। तो जब इसे हम 100/133 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.75। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चे इधर जो कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें दिया है 1.44, टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.47 एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है बच्चे 1.33। ओके, तो बोल रहे हैं इन विच ऑफ दीज मटेरियल लाइट ट्रैवल फास्ट। बोल रहे हैं इन तीनों मटेरियल में से सबसे ज्यादा लाइट किसमें ट्रैवल करेगी। ठीक है बच्चे, तो मैंने बताया था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो लाइट कम बेंड करेगी, और लाइट कम बेंड करेगी मतलब लाइट बिल्कुल सीधा चली जाएगी, उसके रास्ते में कोई भी रुकावटें नहीं आएंगी, और रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी तो बच्चे लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी। तो इसलिए हम ढूंढेंगे कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी। तो बच्चे इधर वाटर में क्या है? लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, दैट विल बी द बच्चे 1.33। ठीक है, तो वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसलिए क्या होगा बच्चे? वाटर में जो लाइट है वो सबसे फास्ट ट्रैवल करेगी। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? वाटर। ठीक है, वाटर में क्या हो जाएगी बच्चे? लाइट सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे बच्चे कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेजेस बनाते टाइम हमें कौन कौन से रूल्स को ध्यान में रखना होगा।
स्टूडेंट जो हमारा पहला रूल है ना वो ये कहता है कि अगर कोई लाइट इंफिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है स्टूडेंट, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस से टकराएगी और उसके पार होते हुए एफ से होते हुए निकल जाएगी। आइए देखते हैं फिगर के थ्रू। तो ये मेरी एक लाइट है बच्चे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है। देखो ये रही प्रिंसिपल एक्सिस और ये रही मेरी लाइट। तो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है, कॉन्वेक्स लेंस से क्या हुई बच्ची, ये टकराई। तो बच्चे मैंने बताया था जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस से टकराएगी तो इसकी स्पीड में चेंज आएगा, जिसके कारण ये लाइट बेंड हो जाएगी। तो देखो बच्चे ये लाइट बेंड हो गई ना, हो गई, इसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो लाइट बेंड होगी, गई और एफ से होते हुए चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा रूल कहता है कि कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो कोई भी लाइट रे और कॉन्वेक्स लेंस से टकराएगी तो एफ से होते हुए चली जाएगी। सेकंड रूल होता है बच्चे कि अगर कोई लाइट रे एफ से होते हुए जाएगी और कॉन्वेक्स लेंस से टकराएगी बच्चे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए चली जाएगी। जैसा कि हमें दिख रहा है, एक लाइट रे आई, एफ से होते हुए गई बच्चे, और यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्वेक्स लेंस से टकराई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए चली गई। ओके, इसका नेक्स्ट रूल होता है बच्चे कि अगर कोई लाइट सी बोले तो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाए तो क्या होगा बच्चे, लाइट क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए बिल्कुल सीधा चली जाएगी, वहां पे उसे कोई भी डेविएशंस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब वो सीधा आएगी, वहां पे कोई भी बेंडिंग नजर नहीं आएगी लाइट में, लाइट सीधा पास कर जाएगी। अब हम देखेंगे बच्चे कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कहां कहां इमेज बनाता है, उस इमेज का साइज क्या होता है और उस इमेज का नेचर कैसा होता है। ये हम कब कब देखेंगे, हम क्या करेंगे बच्चे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल बदल के देखेंगे। ओके स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस होता है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है। इंफिनिटी का मतलब जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो इमेज कहां बनेगी। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट से फर्स्ट रे निकलती है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और वो कॉन्वेक्स लेंस से टकरा के बेंड होती है, मतलब उसका रिफ्रैक्शन होता है और वो लाइट रे एफ से होते हुए चली जाती है। आइए फिगर के थ्रू देखते हैं। तो स्टूडेंट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हमारी इंफिनिटी पे थी, जैसे सन बहुत दूर होता है ना, इनफाइनाइट पे होता है, तो ऑब्जेक्ट हमारी इंफिनिटी पे है। देखो बच्चे ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, वहां से रे आ रही है। मैंने बताया था रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। देखो ये रे ये रे हमारी बीच वाली जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेंस से टकराएगी, मैंने बोला था टकराई, और उसके बाद बैंड होगी, उसका रिफ्रैक्शन होगा। तो देखो बच्ची लाइट बैंड होगी, रिफ्रैक्शन हो रहा है, बैंड होके मैंने बोला था एफ से होते हुए जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है ना तो उसमें सारी की सारी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं और कॉन्वेक्स लेंस से टकरा के एफ से होते हुए जाती हैं। देखो दूसरी रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कॉन्वेक्स लेंस से टकराई और इसका रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब लाइट बैंड हुई, बैंड होके एफ से होते हुए चली गई। जो मेरी थर्ड रे थी बच्चे वो भी आई बच्चे, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कॉन्वेक्स लेंस से टकराई, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, बैंड हुई, बैंड होके कहां चलेगी बच्चे, एफ से होते हुए चलेगी। एंड माय फोर्थ रेज इज, ये भी क्या है बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आई, कन्वेक्स लेंस से टकराई, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट बैंड हुई बच्चे एंगल से और एफ से होते हुए चली गई। बच्चे अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सारी की सारी रेज ना एफ पे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहां पे सारी की सारी रे जाके इंटरसेक्ट करती हैं वहां हमारा इमेज बनता है। तो एफ पे क्या होगा बच्चे, हमारा इमेज बनेगा। तो हमारा केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो हमारी इमेज कहां बनी बच्चे, एफ पे बनी। कहां बनी प्यारे बच्चों, एफ पे बनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे कि इसका साइज कैसा होगा। स्टूडेंट ये रही मेरी इमेज, तो इसका साइज कैसा है, देखो पॉइंट साइज है ना, ऐसे बनेगी इमेज, समझ में आ रही है बच्चों। ये इसका कौन सा साइज है बच्चे, पॉइंट साइज है। ओके स्टूडेंट, तो कौन सा साइज है इसमें, ये पॉइंट बन रहा है ना, तो इस इमेज का कैसा साइज होगा, पॉइंट साइज होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया साइज जस्ट अ पॉइंट, पॉइंट की तरह होगा। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि इसका नेचर क्या होगा।
नेचर का मतलब बच्चे कि ये इमेज कैसी होगी, इमेज दो टाइप की होती है ना, रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो हमारी इमेज बच्चे जो कन्वेक्स लेंस के राइट पे बनती है ना वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, मतलब उल्टी बनेगी। तो बच्चे ये कॉन्वेक्स लेंस के राइट पे बन रही है तो इसलिए इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। जो इसका नेचर क्या होगा बच्चे, आर एंड आई, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर मेरी कोई इमेज लेंस के लेफ्ट तरफ बनती है ना बच्चे तो उसकी जो नेचर होता है उसका नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब अगर लेफ्ट साइड में कोई इमेज बनती है तो उसका जो नेचर होता है बच्चे वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेंस के राइट साइड में कोई इमेज बनती है तो उसका नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस इमेज का जो नेचर होगा बच्चे वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बच्चे मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो हमारा ये लेंस होता है ना कॉन्वेक्स लेंस, इसमें देखो ये चीज क्या है, एफ क्या है, एफ होता है हमारा फोकस। क्या होता है, इसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और बच्चे जो बीच में जो हमारा लेंस के जो बीच में पॉइंट होता है ना इसे हम कहते हैं बच्चे, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट होता है इसका नाम होता है सी। इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो बच्चे ये सी से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस होती है ना इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ये जो होती है बच्चे दैट इज अवर फोकल लेंथ। ये क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये होती है फोकल लेंथ। ठीक है बच्चे, ये कहां से कहां तक की डिस्टेंस होती है, सी से लेके एफ तक की डिस्टेंस जो होती है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। और बच्चे ये 2f का मतलब होता है ना, 2f का मतलब होता है डबल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब इसका डबल। मतलब c से लेके f तक की जो डिस्टेंस होगी ना वो किसके बराबर होगी, f से लेके 2f तक की डिस्टेंस के बराबर होगी। मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी बच्चे, बराबर होगी। तो इसलिए इसे हम लिखते हैं बच्चे c से लेके f तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं और c से लेके बच्चे 2f की डिस्टेंस को हम कहते हैं डबल ऑफ फोकल लेंथ। ओके, यहां पे हम क्या करते हैं बच्चे, इसके दो फोकस बनते हैं। जो कन्वेक्स लेंस होता है इसके दो फोकस बनते हैं। इस फोकस को हम f डैश से दिखाते हैं और इस डबल ऑफ फोकस को हम 2f डैश से दिखाते हैं। f डैश और 2f डैश से इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता कर पाए कि कौन सा f है और कौन सा f डैश है। ओके स्टूडेंट।